हेलो दोस्तों, क्या हाल? सब ठीक? आज बात करेंगे परीक्षा फिल्म के बारे में। परीक्षा है क्यों? परीक्षा एक अंडररेटेड मूवी है। उसको उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी नेपोटिज्म का सहारा नहीं है, कोई भी इतने बड़े स्टार नहीं है, या फिर इसका कोई बड़ा प्रचार करने का कोई सोर्स नहीं था। इसलिए ये फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितनी ये डिजर्व करती थी। इस पर उतनी बात भी नहीं हो पाई जितनी ये फिल्म डिजर्व करती थी। और बात क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसमें छोटे कलाकार थे, और या फिर हम भी बड़े कलाकार को ही देखना चाहते हैं। यह फिल्म रिटन, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्रकाश झा है, तो ये फिल्म उतनी बड़ी बैनर की तो हो ही नहीं सकती थी। और आदिल हुसैन जो इस फिल्म के लीड कैरेक्टर हैं, जो रिक्शा चालक हैं बुची पासवान, उसके कैरेक्टर में आदिल हुसैन हैं, वो भी उतने बड़े स्टार नहीं हैं। इसलिए ये फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। वैसे इस फिल्म पे सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड है, यहाँ के कल्चर पे बेस्ड है, किस तरह से यहाँ क्लास डिफरेंस होता है एजुकेशन में भी, उस पर ये बेस्ड है। तो इस फिल्म की बात तो होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि इस फिल्म पर बात किया जाए। मैं इस फिल्म को देखकर इसे 7 पॉइंट में बांटा हूँ, वो काफ़ी बेहतर है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है एक एसपी से जिसका नाम अभयानंदन था। वो बिहार में जो भी नक्सल एरिया था, नक्सल से प्रभावित एरिया थे, उसमें आईआईटी जेईई की तैयारी कराते थे। मैंने इसे 7 कैटेगरी में बांटा है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस फिल्म का डिस्कशन। पहली पॉइंट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा इस फिल्म को देखने के बाद, वो है गवर्नमेंट स्कूल vs प्राइवेट स्कूल। पहले तो इस फिल्म को छोड़ते हैं और जिक्र करते हैं हमारे इलाके में और हमारे देश के बारे में क्या हालत है स्कूलों की। हमारे यहाँ स्कूलों की क्वालिटी वही है जो गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर के एक्टिंग की क्वालिटी थी। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ यहाँ के स्कूल की क्वालिटी के बारे में। और जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़िए, प्राइवेट स्कूल की भी क्वालिटी वैसी ही है। बस प्राइवेट स्कूल में अमीरों के बच्चे बर्बाद होने जाते हैं और गवर्नमेंट में गरीबों के, बस इतना ही फ़र्क है। और कुछ तो फ़र्क नहीं नज़र आता। टीचर भी वहाँ के ऐसे ही थे जिसको बच्चे ही बताते थे कि वहाँ का सॉल्यूशन क्या होगा। वैसे मैं उतना तेज़ नहीं था, लेकिन मैथ सब्जेक्ट में मैं भी कभी कभी बता देता था, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में भी वहाँ के जो टॉपर स्टूडेंट थे वो ही टीचर को बताते थे क्या सही होगा और क्या गलत होगा। उन्हें एनसीईआरटी किताब के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी। एनसीईआरटी किताब को भी वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाते थे। तो ये तो है प्राइवेट स्कूल की हालत। गवर्नमेंट स्कूल की भी हालत कुछ ऐसी ही है। वहाँ भी अच्छे टीचर की कमी है और प्राइवेट में भी अच्छे टीचर की कमी है। वहाँ भी कम फीस देकर वैसे टीचर को लाया जाता है जिसे कोई भी अच्छा स्कूल रखना नहीं चाहेगा। वैसे टीचर कहीं भी चले जाते हैं, बस उनको कम फीस दिया जाता है और किसी भी स्कूल में बुला लिया जाता है। तो बच्चे को कहीं तो पढ़ना ही है, वो वहाँ पढ़ेंगे ही, पढ़ने के लिए नहीं, बर्बाद होने के लिए। बाकी दोनों स्कूल में एक ये भी डिफरेंस है कि प्राइवेट स्कूल काफ़ी चकाचौंध रहती है, वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है, पर्सन का नहीं, स्टूडेंट का नहीं। वहाँ सिर्फ आप शो ऑफ कर सकते हैं कि मैं एक बेहतर स्कूल में पढ़ता हूँ जहाँ की टाइल्स चमकती है, जहाँ मैं एसी रूम में रहता हूँ, वहाँ ये खड़खड़ करने वाली पंखे नहीं चलती है, खिड़की भी टूटा हुआ नहीं है, सब चीज़ अच्छा है, एक लैब भी ठीक ठाक है। तो ये सिर्फ शो ऑफ कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई के नाम पर क्या होता है वो तो मैंने देखा ही है। बाकी कुछ अच्छे स्कूल भी हो सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्कूल यहाँ पर ऐसे ही हैं। और फीस की जहाँ तक बात की जाए तो इस फिल्म से एक सीन लेते हैं जहाँ पे इनसे 40,000 रुपया क्रैश कोर्स का मांगा जाता है। 1 महीने का कोर्स है, 40,000 रुपया। कईयों की सालों की आमदनी 40,000 रुपया होती है, या फिर 2 महीने 3 महीने में उतना कमा पाते हैं। ज़्यादातर लोग ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि 1 महीने में 40,000 रुपया एक बच्चे के ट्यूशन फीस में दिया जाए, वो भी क्रैश कोर्स। ये यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल लूटते भी हैं, जो कि उनका मेन पेशा है। एजुकेशन देना तो दूर की बात, पैसे लूटना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। एजुकेशन मिले या फिर ना मिले, पैसा उनको मिलते रहना चाहिए। और यदि आपको देख लिए, आप एक गरीब परिवार से आते हैं, बच्चों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, तो वो आपको देख लेंगे, वो आपको जांच लेंगे। आपको कपड़े देखकर, आपके बोलचाल से, आपके व्यवहार से वो पता कर लेंगे कि इनसे पैसा लूटा जा सकता है। यदि फी 1000 है तो आपको 2000 फाइन किया जाता है। फाइन नहीं किया जाता है, 2000 आपसे मांगा जाता है, तो वो फाइन ही।
क्यों लिया जाता है पता नहीं। तो वो एक ठगने का तरीका है, आपके हाव भाव से वो पता करते हैं कि ये कितना फी दे सकते हैं। दे सकते हैं कहना गलत होगा, कितना पैसे मैं इनसे निकलवा सकता हूँ ये कहना सही होगा। तो वो पैसे निकलवाते हैं। इस फिल्म में भी इसी तरह दिखाया गया है कि ये जब जाते हैं और बोलते हैं बच्चे को परीक्षा देना ज़रूरी है। बच्चा इनका स्मार्ट होता है, काफ़ी तेज़ होता है, ट्यूशन फी की उतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब ट्यूशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको वो अपने शब्दों से इंस्पायर करना चाहता है कि ये ट्यूशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सारे बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं तो सारे बच्चे उस बस्ती से नहीं आते हैं जहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो सारे बच्चे को ट्यूशन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन इनको इंस्पायर किया जाता है कि आप भी ट्यूशन लें, आप भी अपने बच्चे को ट्यूशन दें, चाहे 40,000 फीस ही क्यों न देने पड़े और आपको चोरी ही क्यों न करने पड़े, लेकिन आपको पैसे देने ही होंगे। और प्राइवेट स्कूल की एक और बात, जहाँ पे गरीबों के बच्चे जाने में झिझकते हैं और गरीब पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजने में झिझकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। और पेरेंट्स का इंटरव्यू, क्लास डिफरेंस तो होगा ही। जब आप गरीब हैं या फिर कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, रिक्शा चालक हैं, तो आप वहाँ के पर्सनालिटी में कैसे डेवलप कर सकते हैं। वहाँ जब अमीरों के बच्चे, एसपी आईएएस के बच्चे या फिर कोई अमीर इनकम टैक्स ऑफिसर के बच्चे वहाँ जाते हैं, तो वहाँ उसके पेरेंट्स से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं इनको। उनके पेरेंट भी दबाव डालते हैं कि ये इन गरीबों के साथ, इन रिक्शा चालकों के साथ यदि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो वो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो मेरे बच्चे को ख़राब कर देगा। वो भी नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़े, और वहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर भी चाहते हैं मेरे स्कूल का रेपुटेशन बने रहे, कोई गरीब का बच्चा वहाँ पर नहीं पढ़े, चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो। वैसे इस फिल्म में इनको एडमिशन दे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही कहानी है। दूसरी चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो है क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस आज भी सोसाइटी में मायने रखते हैं। आप गरीब तबके के हैं या फिर छोटी जाति के हैं, दोनों में क्लास डिफरेंस आज भी मायने रखते हैं। पहले से बहुत कम है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी क्लास डिफरेंस मायने रखते हैं बहुत सारे मामलों में। जैसे इसी फिल्म में रिक्शा इन्हीं का था, और इनके बच्चे जब वो प्राइवेट स्कूल जाने लगते हैं, सेफायर में जब इनका एडमिशन हो जाता है और ये जाने के लिए तैयार होते हैं, तो इनके रिक्शे पर अमीरों के बच्चे बैठते थे, तो इनको नीचे में बैठाया जाता था उसी रिक्शे पर। और एक दिन जब वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था और इसको ऊपर बैठा दिया जाता है, तो एक पेरेंट्स इनको बोलते हैं कि स्कूल जाने लगा है, प्राइवेट स्कूल जाने लगा है, इसका मतलब ऐसा थोड़े हम इसे माथा पे बैठा लेंगे, इसे नीचे ही बैठना होगा। इसने हिम्मत कैसे जुटाई ऊपर बैठने की। तो ये क्लास डिफरेंस तो आज भी है ही। वैसे उसके बाद वो पैदल चले जाते हैं स्कूल ये गरीबों के बच्चे में ही इतनी ताकत होती है कि वो पैदल स्कूल जाने की हिम्मत जुटा पाएँ, अमीरों के बच्चे में तो इतना दम ही कहाँ। खैर जो भी है, वो फिर पैदल स्कूल चले जाते हैं। और क्लास डिफरेंस की बात करें तो वो स्कूल में भी देखने को मिलता है। जब वो बच्चों के साथ लंच कर रहे होते हैं, अपने क्लासमेट के साथ लंच कर रहे होते हैं, तो वो सब इनको बुली करते हैं। वो सब इनको बोलते हैं ये रिक्शा चालक का बच्चा यहाँ कैसे आ गया, यहाँ तो इसे नहीं होना चाहिए था, तो तुम बनोगे क्या, इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीबीएस क्या करोगे। तो एक बच्चा बोलता है ये तो बस सपने हैं। तो बुलबुल जो बच्चे हैं उनका जवाब होता है तो क्या सपने देखने का अधिकार सिर्फ तुमको है। ये जवाब काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है या फिर वो उतने अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाता है, तो उसे कैसा लगेगा जब कोई ऐसा बोलेगा। सिर्फ उसके क्लास डिफरेंस कारण, सिर्फ उस दोनों में ये फ़र्क है कि उसके पापा ज़्यादा पैसे कमाते हैं और इसके पापा कम पैसे कमाते हैं, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, वहाँ के टीचर भी उनको बुली करते हैं। वहाँ के टीचर जब इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं तो इनको ग्रामर का उतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में उतनी इंग्लिश पे तवज्जो नहीं दी जाती है। वैसे तो मैंने प्राइवेट में भी पढ़ाया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन फिर भी वो उस स्कूल में भी उतनी तवज्जो नहीं दी गई, तो इंग्लिश इनका कमज़ोर था। तो टीचर इनको सिखाने के बजाय इन पे कमेंट करते हैं कि स्कूल की कमेटी ने क्या डिसाइड किया, क्या इस बच्चे में देख लिया जिसको एडमिशन दे दिया, स्कूल ने एक गलती की है। तीसरी चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो है एक्सेसिबिलिटी। किस चीज़ पे एक्सेसिबिलिटी है, कौन सी चीज़ आप पा सकते हैं यदि आप गरीब हैं या फिर आप अमीर हैं। तो दोनों में कोई भी चीज़, साधारण चीज़ पाने का भी, चाहे छोटी सी दवाई हो या फिर कम एडुकेशन हो, उसे पाने में भी एक बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। ये इस फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाई गई है। जब वो
उस्मान चाचा किताब लेकर आते हैं और इसे पढ़ने के लिए देते हैं और बोलते हैं इसी तरीके से मुझे लौटा दोगे, और वो इनसे कोई पैसे नहीं लेता है। तो ये अमीरों के बच्चों को इतनी टेंशन नहीं होती है, कोई उस्मान चाचा आएंगे वो किताब देंगे, वो मार्केट जाते हैं किताब खरीद लेते हैं। वैसे अमीरों के बच्चे पढ़ते कम हैं, वो किताब खरीदने में ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो किताब खरीद लेते हैं, किताब खरीदने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ के चीज़ों पर एक्सेसिबिलिटी, यहाँ के चीज़ों पर अधिकार की बात आप इस बात से ही समझ सकते हैं, जब इनका सेफाइड स्कूल में एडमिशन हो जाता है तब ढोल नगाड़े वहाँ पे बजते हैं। एक आदमी का, एक स्टूडेंट का, उस कस्बे का, उसका एडमिशन सफायड में प्राइवेट स्कूल में, वहाँ की नामी संस्थान जिसे कहा जाता है, उसमें एडमिशन हो जाता है तो वहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं तो हर चीज़ पर कितना अधिकार सबका है। फिर एडमिशन तो किसी तरह ले लेते हैं, लेकिन उन पर किताबों का, कपड़ों का, इस सब का भी बोझ होता है। फिर हर महीने पैसे भी देने हैं, वो उतना आसान नहीं होता है गरीब पिता के नज़रिए से। तो वहाँ जब बच्चे जिनका एग्ज़ाम हो गया था वो अपने किताब और बैग को फेंक देते हैं। कोई भी गरीब ऐसा नहीं कर सकता है। वो किताब यदि खरीदा है उसे पता है उस किताब को खरीदने में कितनी मशक्क़त लगी है, लेकिन अमीरों का बच्चा एग्जाम से निकलता है और किताब वहीं फेंक देता है। उसी किताब को इनके फादर वहाँ से ले आते हैं ताकि इनका बच्चा पढ़ सके। वो इनके सिलेबस में भी नहीं था, लेकिन वो पिता का मन रखने के लिए सीबीएसई के सिलेबस का पढ़ लेता है। वैसे बाद में उनकी एडमिशन उसमें होती है जिससे का उसको फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन उसके सिलेबस का नहीं था और वो किताब, वो बैग भी वहीं से लाते हैं। तो यही एक्सेसिबिलिटी का फ़र्क है। और चौथी बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो है गुड फादर। मैं गुड फादर बोल रहा हूँ जबकि इस फिल्म में ये चोरी भी करते हैं और बच्चों को भी चोरी करने के लिए एग्जाम में इंस्पायर करते हैं, फिर भी मैं इनको गुड फादर क्यों बोल रहा हूँ? गुड ह्यूमन नहीं बोल रहा हूँ, गुड फादर। चोरी करना कहीं से भी अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन वो फादर की दृष्टि से, जिस तरह से इनकी गरीबी थी उस दृष्टि से यदि देखा जाए, या ये अपने चोरी खुद के लोग के लिए नहीं करते, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। पहली बार जब किसी का पर्स इनके रिक्शा पे छूट जाता है तो ये नहीं सोचते मैं कोई अच्छा कपड़ा खरीद लूँगा या फिर मैं अपने घर को ठीक कर लूँगा। इनके दिमाग में या फिर इनकी वाइफ के दिमाग में एक ही बात आती है, वो है कि अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं हम। भगवान ने यदि मुझे ये पैसा दिया है तो अपने बच्चों पर क्यों न लगाया जाए। तो ये अपने बच्चों के लिए ये सब काम करते हैं, चाहे वो गलत ही है, लेकिन गुड फादर इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी सोचते हैं। ये इस बात से समझ सकते हैं कि रिक्शा भी इनका अपना नहीं था और इनको रिक्शा का भी फी देना पड़ता था, हर दिन उसका कमीशन देना पड़ता था। रिक्शा में जो भी कमाई होती थी उसका कमीशन देना पड़ता था इनको। फिर भी अपने बच्चे को काम पे जाने नहीं देते थे। एक बार इनकी माँ बीमार हो जाती है और इनका बच्चा काम पे चला जाता है तो ये काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो बोलते हैं इस नर्क से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है एडुकेशन, जो तुमको आसानी से मिलेगी नहीं, और तुमको मिल रही है तो तुम्हें पढ़ना होगा काम को छोड़ के। फिर इनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देना होता है, वो इनके ख्याल में आते रहता है। जब वो बुक लेकर आते हैं वो बोलता है ये सीबीएसई के सिलेबस का है, स्टेट बोर्ड में ये नहीं पूछा जाएगा। तब उनके दिमाग में आता है क्यों ना इनको सीबीएसई में पढ़ाया जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो वहीं से मिलती है, ज़्यादातर लाइमलाइट वहीं से। गवर्नमेंट स्कूल का कोई बच्चा पास भी कर जाए, कोई अच्छी जगह पे भी चला जाए तो वो उतनी लाइमलाइट में नहीं आता है जितना प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं कुछ भी बाहर ले। तो सभी के दिमाग में यही होता है प्राइवेट स्कूल से पढ़ा जाए तो ज़्यादा सफलता मिलती है। तो इनके दिमाग में भी ये ख्याल आ जाता है और ये लोन लेने का सोचते हैं, वो लोन जो ये ज़िंदगी भर काम करके भी नहीं चुका सकते थे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ये इस फिल्म में एक डायलॉग भी बोलते हैं कि बड़का लोग के बच्चा से कंपटीशन है, मुकाबला बड़का लोग के बच्चा से है। तो इनको किसी भी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। इनको साइकिल भी दिलाते हैं ताकि कुछ समय बचे। वैसे तो बात कुछ दूसरा था, इनको रिक्शा पर बैठने नहीं दिया गया था, तो एक सेकेंड हैंड साइकिल इनको दिलाते हैं ताकि वो बच्चा आसानी से जा सके और घर पे आके फिर से पढ़ सके। तो एक गुड फादर मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बच्चे पर पूरी ध्यान देते थे और ज़्यादातर काम ये इसलिए करते थे ताकि इनके बच्चे का फ्यूचर बेहतर हो सके। पांचवी चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो है कोऑपरेटिव कोऑप। एसपी कैलाश आनंद, गोल्ड मेडलिस्ट, काफ़ी पढ़े लिखे, वो काफ़ी कोऑपरेटिव इस फिल्म में दिखते हैं। इस फिल्म में बहुत सारे किरदार भी हैं, असल में भी इस तरह के कोऑपरेटिव पुलिस ऑफिसर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हो जाएं तो देश का
हालत ही सुधर जाए, लेकिन बहुत कम मामलों में ऐसा देखने को मिलता है जो पुलिस कोऑपरेटिव इस तरह से होती है, जो गरीब बच्चों को जाकर फ्री में पढ़ाए, और वो भी उस बस्ती में जो गरीबों की है। वहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं उतनी अच्छी तरीके से, वहाँ की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कम है, वहाँ के लोग अपने पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं अपनी एजुकेशन पर भी, अपने दवाई पर भी। तो उन बच्चों को पढ़ाना, ये जाते तो मजबूरी में ही है, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाना किसी एसपी के लिए ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और इनकी अच्छाई उस वक्त भी दिखती है जब इनकी वाइफ को या फिर बुलबुल को ये सिर्फ इसलिए नहीं बताते हैं उनके फादर के बारे में कि वो चोरी किए हुए हैं और उनको मैंने गिरफ्तार किया हुआ है। वो खोए हुए रहते हैं और इनके घर वाले परेशान हैं, फिर भी ये नहीं बता रहे हैं ताकि इनके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इतनी समझदारी, एक एसपी हैं तो समझदार तो हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और 3 बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो है एडिक्शन, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। सबसे पहले बात एडिक्शन की कर लेते हैं। तो एडिक्शन इस फिल्म में 2-3 तरीके से दिखाया गया है, एक शराब, एक जुआ और तीसरा लोभ। वो बच्चों के कारण ही है, लेकिन चोरी के कारण ही है, लेकिन लोभ तो है। तो पहली बार जब इनको लोभ लगता है किसी पैसों का, पहली बार किसी पैसे को देखकर इनको मोह लगता है कि उनको नहीं लौटाया जाए, वो होता है जब रिक्शा पर एक पर्स इनको मिलता है और उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, कैश होता है। तो वो इनको लगता है कि इनको रख लिया जाए ताकि बच्चे का फ्यूचर बन सके, लेकिन वो ही इनकी आदत की शुरुआत हो जाती है। यदि वो ऐसा नहीं करते तब भी उनका बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता, वो काबिल था, लेकिन पिता के दिमाग में हमेशा ये होता है किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो वो इसकी शुरुआत इसलिए नहीं करते कि आगे भी मैं चोरी करूँगा या फिर आगे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ये लत लग जाती है। उनको लगता है कि अब यही एक तरीका है आगे बढ़ने का। दूसरी फील्ड में दिमाग ही नहीं लगता है। वो बच्चों को भी पास कराना चाहते हैं चोरी से। इंग्लिश इनका वीक था, वो एक बस्ती से आते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, तो इंग्लिश इनका वीक था। तो वो इंग्लिश के एग्ज़ाम में सेटिंग करते हैं कि वो चोरी कर सके, लेकिन उसका बेटा ही अच्छा निकलता है, वो चोरी नहीं करता है, वो अलग बात है। लेकिन एक आदत हो जाती है चोरी करने की और कराने की। पहली बार ये पर्स वहाँ से लेते हैं, फिर सवारी का सामान चोरी कर कर बेचने लगते हैं। वो उसी सामान को बेचते हैं जो उनकी सवारी उनके रिक्शे पर छोड़ जाते हैं इनकी देखभाल के लिए, और ये वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। और ये काम तक नहीं रुकता, वो फिर दूसरे के घर में जाते हैं, वहाँ का दरवाज़ा तोड़ते हैं, वहाँ की खिड़की तोड़ते हैं, फिर वहाँ से चोरी करने लगते हैं। लेकिन वहाँ इस बार ये पकड़ा जाते हैं। वैसे अंजाम तो यही होना है, लेट हो सवेर हो, लेकिन अंजाम तो ऐसा ही होगा जब आप चोरी करेंगे। तो ये एक लत होती है कि आप आगे ही बढ़ते जाते हैं, आप वहीं पे नहीं रुकते हैं। यदि पर्स लेकर उस पैसे पर रुक गया होता तो बच्चों की ज़िंदगी बेहतर तो होती, लेकिन वो फिर नहीं चुका पाते, ये अलग बात है। लेकिन वहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन एक लत होती है कि आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल से आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर ख़राब हो। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। फिल्म में एसपी की बात हुई है, अच्छी एजुकेशन की बात हुई है, तो पॉलिटिक्स तो उसमें आएगी ही। जब एसपी साहब वहाँ बस्ती में पढ़ाने जाते हैं, वो भी फ्री में, तो यहाँ भी वहाँ के लोगों को, मतलब वहाँ के विधायक को या फिर विधायक के साथ जो लोग रहते हैं उनको इसमें भी पैसा दिखता है या फिर पब्लिसिटी दिखती है। वो खुद को पब्लिसाइज करना चाहते थे, जबकि वो पढ़ा भी नहीं रहे हैं, वो उस बच्चों के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। कर रहे हैं एसपी साहब, इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन इनको पब्लिसिटी चाहिए, इनको उसमें भी नाम चाहिए, क्योंकि बस्ती सिर्फ इनका है। तो यहीं पर पॉलिटिक्स आती है, करना कुछ नहीं है लेकिन कुछ अच्छा हो तो उसमें इनको नाम चाहिए ही। और सबसे मज़े की बात तो मुझे ये लगी जब उसी विधायक के साथ बैठा हुआ एक आदमी बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि खाकी के अंदर इतना टैलेंट होता है। और खाकी के अंदर टैलेंट नहीं होगा, कोई एसपी बनाए, कोई आईएएस बनाए, तो उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो विधायक के पास होगा। नहीं, विधायक के पास तो टैलेंट कोई बात नहीं। वैसे विधायक जी जो बोलते हैं आपको मेरी बस्ती में भी आकर पढ़ाना चाहिए, जब उस बस्ती के बच्चे को भी मैं यहाँ पर ले आऊँगा और उसे भी यहाँ पढ़ाऊँगा, तब ये काफ़ी अच्छा जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि वहाँ के बस्ती के बच्चे को मैंने पढ़ाया इसलिए वो सफल नहीं हुए हैं, वो सफल हुए हैं क्योंकि उनके अंदर भूख है पढ़ने की। आपके बच्चे के अंदर नहीं है, क्षमता वही है, क्षमता में कोई कमी नहीं है, बस भूख नहीं है।
और बस्ती के बच्चों में, गरीब बच्चों में जिसकी एक्सेसिबिलिटी समाज के सामान पे, देश के सामान पे कम है, उनके अंदर भूख है वो पाने की। क्षमता जो है तो है ही, भूख है वो पाने की, भूख होनी चाहिए। आपके बच्चे के अंदर भी क्षमता है, बस वो भूख नहीं है जिससे वो सफल हो सके। और विधायक जी का रोल वहाँ भी आ जाता है जब इनका एडमिट कार्ड इशू होने वाला रहता है और इन पर चोरी का चार्ज लग चुका है बुची पासवान पर, और उनके बच्चे का एडमिट कार्ड आने वाला रहता है। वहाँ भी विधायक जी बोलते हैं कि एक चोरी किया हुआ बच्चा, मतलब एक चोरी किया हुआ बाप का बच्चा कैसे हमारे स्कूल में पढ़ सकता है, कैसे बड़े लोगों के साथ पढ़ सकता है। एक स्टैंडर्ड स्कूल जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उसके साथ वो एग्ज़ाम कैसे दे सकता है। तो इनकी एडमिट कार्ड इशू में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। रोल तो विधायक जी का ही होगा, जब प्रॉब्लम ना आया तो खैर कोई बात नहीं। फिर बात आती है रिलीजन की। रिलीजन पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। काफ़ी हल्ला वो हंगामा होता है इस देश में रिलीजन पर, तो इस पर भी थोड़ा बात किया जाए। जब रिक्शा पर दो लड़की बैठती है जिनका कैश चोरी हो चुका है, बहुत सारे पैसे चोरी हो चुके हैं, वो किसी फंक्शन में जा रहे हैं, बहुत सारे सामान भी खरीदे हुए हैं जिसको ये बाद में चोरी कर लेते हैं। वो जब एक मंदिर में जाती है तो वहाँ का पुजारी जो वहाँ बैठा हुआ है वो इनकी शक्ल को देखता है। पैसा चोरी हुआ है तो टेंशन में होंगे। मैं तो कहता हूँ साइकोलॉजिकल काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे तो नहीं होते हैं लेकिन नॉर्मल ठीक होते हैं साइकोलॉजी में। वो इनके दिमाग को देखता है, इनके फेस को देखता है, उस पर टेंशन होती है। उस टेंशन को देख के बोलता है दुश्मन बढ़ गए हैं। और इनको लगता है वाह पंडित जी हैं, इनको पता चल गया कि लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, दुश्मन बढ़ गए हैं। वो बोलता है फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जो कि हर जगह बोला जाता है, हर धर्मगुरु यही बोलते हैं, फिक्र नहीं करो सब ठीक हो जाएगा, मैंने पता कर लिया है आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वही दोनों औरत जब बाहर निकलती है तो उनका पर्स, मतलब उनका सामान चोरी हो चुका है, वो रिक्शा वाले लेकर भाग गए हैं, तो सब ठीक हो गया, ये तो दिखाया गया। तो और दूसरी बात, जब ये चोरी करके आते थे बुची पासवान तो ये जागरण में जाते थे, जैसा कि वक्त होता है, ज़्यादा बोलना उतना भी सही नहीं होगा लेकिन ठीक है। और सातवीं और आखिरी बात जो मैं इस फिल्म से बताना चाहूँगा, जो इस फिल्म में दिखाई गई है एक बेहतर तरीके से, जो भी फिक्शनलाइज नहीं किया गया है, तो फिक्शन ही लेकिन फिक्शनलाइज नहीं किया है, उसे रियलिटी से जोड़ के रखा गया है। इसलिए जस्टिस ऑफ रियलिटी। कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई लास्ट में एडमिट कार्ड नहीं मिलता है इनको और बच्चे को वहाँ पे बुलाया जाता है, तो आइडियल फिल्म, मतलब जब फिक्शन फिल्म बनाया जाता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि टीचर ही इतनी अच्छी निकल गई, टीचर ने ही उस बच्चे को बोल दिया जाओ तुमको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। टीचर ने एक स्टैंड ले लिया पूरी कमेटी के खिलाफ और बोल दिया तुम्हें तो एडमिट कार्ड मिलेगा ही, तुम एग्ज़ाम दोगे ही नहीं। इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया। इसमें बच्चों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है कि बच्चे तुम में इतनी ताकत है, तुम में इतनी हिम्मत है, सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं फिर भी तुम अपने साथ हो, तुम में इतनी हिम्मत है, तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम्हारा जब एडमिट कार्ड इश्यू नहीं हो रहा है, पूरी बोर्ड जब तुम्हारे खिलाफ है, फिर तुम बोलने की हिम्मत कर सकते हो। वैसे ये बच्चा तेज था, ये बोलने की हिम्मत कर लेता है लेकिन बहुत जगह पे नहीं हो पाती है। यहाँ इन बच्चों की काबिलियत देखी जा रही थी कि तुम अपने लिए खड़ा हो सकते हो। इसको जब बोला जाता है तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे पापा ने चोरी की है, तो ये तुरंत जवाब देते हैं पापा ने चोरी की है, इसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? उन्होंने चोरी की, उनको कोर्ट से सज़ा मिल चुकी है और वो सज़ा काट रहे हैं, उन्होंने जो कर्म किया उसका उनको फल मिला है, लेकिन मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है? यहाँ बात आती है कि फादर कोई काम करे उसमें बेटे का हाथ हो, ये सही नहीं है। हाथ ना हो फिर भी बेटा फंस जाता है, या फिर बेटा कोई काम करे तो फादर फंस जाता है, दोनों अलग हैं, बशर्ते कि वो उसमें इन्वॉल्व ना हो। किसी दूसरे के काम के ना ही आप जिम्मेदार हैं ना ही आप हिस्सेदार हैं। जब आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसमें कोई साथ ना हो, या फिर जब आपको पता है वो ऐसा काम करके पैसे ला रहे हैं या फिर ऐसा काम करके कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपका साथ ना हो, उस पैसे यदि चोरी करके पैसा आ रहा है उस पैसे का इस्तेमाल बेटा नहीं करता, वो भी तब जब इनको पता होता है कि वो पैसा चोरी का आ रहा है, तब तो ये अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करता है पता होने के बावजूद कि वो चोरी से आ रहा है, तब इनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है, तब इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया, जैसा कि अमूमन होता है
बाप कोई भी चोरी करता है या फिर कुछ भी बेटे के लिए ही करता है तो वो बेटों को नहीं बताता है, तो इनकी कोई भागीदारी इसमें नहीं थी, इसलिए इनको सज़ा मिलना उतना सही नहीं था और ये अपने पॉइंट पे खड़े रहते हैं। ये एक पॉइंट थी। दूसरी बात है कि रियलिटी को अलग नहीं किया गया है। इनके बच्चे मतलब इनके पिता जो हैं वो चोरी करते हैं और ये बताया जाता है कि वो मजबूरन चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो चोरी तो करते हैं। ये एक जुर्म है और उसका एक कानून है, तो कानून से अलग नहीं हटा गया है। वैसे ज़्यादातर फिल्मों में हीरो को यदि वो कुछ गलत भी कर रहा है तो उसको इसलिए माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि उस गलत को सही करने के लिए करता है या फिर वो कोई मजबूरी में करता है, लेकिन इनको फिर उससे बढ़ावा मिल जाएगा। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि आप चोरी किए हैं चाहे मजबूरी में किए हैं, उसे देखते हुए आपकी सज़ा को कम कर दी जाएगी, सज़ा ख़त्म नहीं होगी, तो इनको सज़ा भी दी जाती है, 3 साल की सज़ा मिलती है। तो ये एक रियलिटी के साथ था। और फिर एक अंत में दिखाया जाता है पिता की खुशी, जब ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उस वक्त दिखाया जाता है वो कितने खुश होते हैं। पिता हैं, इतनी मेहनत किए थे बच्चों को पास कराने के लिए, तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है। जेल में भी सबको मिठाई डलवाते हैं। जेल में वो आदमी जो कभी सोचा भी नहीं था चोरी करेगा, वो जेल में है और खुश है, बस इसलिए क्योंकि उसका बेटा बोर्ड में टॉप कर गया। तो बेटों का काफ़ी महत्व होता है उस पिता के लिए जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगाई है। तो यही कुछ बातें थी इस फिल्म से जो मैंने सीखी है, जो मैंने जानी है, जिससे मुझे पॉइंट आउट करना था, तो मैंने इस पे जिक्र किया। आप भी किसी फिल्म का सजेशन देना चाहते हैं या फिर इस फिल्म के बारे में ही कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपने इतने प्यार से मेरी बातों को सुना, इसका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं गौरव कुमार।